Hello everyone, welcome to this video. In this particular video, we are going to discuss about how to prepare for CA Intermediate Advanced Accounting Paper. एडवांस अकाउंटिंग पेपर से ही आपके ग्रुप टू की शुरुआत हो जाती है, यानी कि पेपर ग्रुप टू का सबसे पहला पेपर आपका आएगा एडवांस अकाउंटिंग, जो कि पेपर नंबर 5 होता है। एडवांस अकाउंटिंग इसके लिटरल वर्ड्स पे मत जाना कि ये एडवांस है तो इसलिए हायर लेवल का होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर पूरे सीए इंटर सिलेबस का सबसे इजी पेपर होता है। इस पर्टिकुलर पेपर में बच्चा ऑलमोस्ट 90 प्लस भी स्कोर करता है और इवन कुछ केसेस में 95 प्लस भी स्कोर करता है इस पेपर में। तो आप सोच सकते हो कि ये पेपर कितना इजी होगा। तो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर पूरे ही सीए इंटर के सिलेबस में बहुत बहुत ही इजी होने वाला है। और एडवांस अकाउंटिंग का पेपर बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू योर पेपर नंबर 1, जो कि है आपका नॉर्मल अकाउंटिंग पेपर। ओके, तो एडवांस अकाउंटिंग पेपर सिंपल है। अब बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे इसको आपको अप्रोच रखनी है फॉर द प्रिपरेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका कंप्लीटली 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जो कि कंप्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें से 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 मार्क्स के लिए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है एग्जाम के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्राइजेस ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स कहीं पे भी जाने नहीं वाले हैं। राइट, सो अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात करें तो उसमें 9 चैप्टर्स आते हैं। 9 चैप्टर में से सबसे पहला आपका चैप्टर आएगा, और याद रखना जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं चैप्टर्स, उसी सीक्वेंस में आपको प्रिपरेशन भी करना है और उसी सीक्वेंस में आपको रिवीजन भी करना है। ओके, आपको सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम बेसिकली शॉर्ट में बोलते हैं ईसोप। फिर आपको स्टार्ट करना है बाय बैक ऑफ अ सिक्योरिटी। फिर आपको स्टार्ट करना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। तो आपके सिलेबस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। ओके, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपको रीजंस पे नहीं जाना है। रीजंस ये आपको सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस के लिए ही पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको अकाउंटिंग पढ़ना है कि अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उस केस में पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाली है, तो वो पर्टिकुलरली इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या कोई भी पर्टिकुलर बैंक ले लो, तो उन बैंकिंग कंपनीज की क्या अकाउंटिंग होती है वो डे टू डे बेसिस में, तो वो आपको पर्टिकुलरली इस चैप्टर में पढ़ना है। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी, यानी कि इसको हम बेसिकली बोलते हैं एनबीएफसी कंपनी। एनबीएफसी कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो एनबीएफसी कंपनी का आपको कैसे अकाउंटिंग होती है, ये सिमिलरली बैंकिंग कंपनी जैसी ही होती है इसकी अकाउंटिंग, बट कुछ स्लाइटली डिफरेंट होता है इन एज कम्पेयर टू बैंकिंग कंपनीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। राइट, तो बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी पढ़ना है आपको, उसकी अकाउंटिंग क्या कैसे कैसे होती है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद में आपको फिर स्टार्ट करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी ये होता क्या है बेसिकली, एक कंपनी हो गया, फॉर एग्जांपल ले लो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जब आप उसके वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे एक छोटा कॉलम होगा, वहां पे लिखा होगा कि मेजर सब्सिडरीज। जो सब्सिडरी कंपनी होती है बेसिकली होल्डिंग कंपनी की, तो जो सब्सिडरी कंपनीज मल्टीपल सब्सिडरी कंपनी होती है, तो जो मल्टीपल सब्सिडरी कंपनी होती है ना, उनके लिए अपने को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है एवरी ईयर। तो इन शॉर्ट, जिस भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी तो उसको एट द एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर आपको स्टार्ट करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आप सीए फाउंडेशन से पढ़ते आ रहे हैं, बट सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस पर्टिकुलर सीए इंटर के सिलेबस में आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। वापिस मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि फॉर्म का डिसोल्यूशन के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, आपको कारण पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। फिर एट द लास्ट पे आपको पढ़ना है एमलगेमेशन ऑफ अ कंपनी। बिलीव मी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। एमलगेमेशन आप कंपनी का जो वेटेज है एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 से लेकर 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मजे की बात यह है कि मैं खुद अपने प्रिपरेशन के दौरान ये चैप्टर को मैं छोड़ के चला गया था, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था और ये चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द प्रैक्टिकल चैप्टर्स। अब बात करेंगे सिलेबस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एज कंपेयर टू योर ग्रुप 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ग्रुप 2 के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। इस टोटल ग्रुप 2 के सिलेबस में आपको 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है।
लेट अस डिस्कस क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। आपको AS4 पढ़ना है जो कि बात करता है कंटिजेंसीज इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट के बाद में एक बहुत सारी चीजें होती है जो कि बैलेंस शीट डेट से बिफोर के रिलेटेड होती है, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो पर्टिकुलरली AS नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। AS नंबर 5 टॉक्स अबाउट नेट प्रॉफिट लॉस फॉर अ पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट। फिर आपको AS नंबर 7 पढ़ना है, दैट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने पेपर नंबर 3 कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो आपको ये जो पर्टिकुलर AS है आराम से निपट जाएगा। ओके, सेम आपको चीजें पढ़नी है इस पर्टिकुलर AS में। फिर AS नंबर 9 पढ़ना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS नंबर 14 में पढ़ना है एमलगमेशन अकाउंटिंग। सेम है जो कि आप एमलगमेशन ऑफ अ कंपनी चैप्टर में पढ़ने वाले हो, सेम क्राइटेरिया है। या तो आप एमलगमेशन ऑफ कंपनी में पढ़ लेंगे या तो आप AS 14 में पढ़ लेंगे। फिर AS नंबर 17 टॉक्स अबाउट द सेगमेंट रिपोर्टिंग। AS नंबर 18 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। AS 19 टॉक्स अबाउट लीज अकाउंटिंग। AS 20 टॉक्स अबाउट द अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS। ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर आप पढ़ेंगे फ्यूचर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको EPS पढ़ने को मिलेगा, तो उसका डिटेल में आपको इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ना है। AS 22 talks about the accounting for taxes on income. AS 24 talks about discontinuing operations. AS 26 talks about intangible assets. AS 29 talks about the provisions, contingent liabilities and assets. So this was all about the syllabus of your accounting standards. अब बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके ऑलमोस्ट 80 मार्क्स की कवरेज लगता है आपके एग्जाम में, तो 80 मार्क के लिए सिर्फ आपको 9 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है, जो कि बहुत ही इजी बात है और बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है आपके एडवांस अकाउंटिंग में। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैंने पहले ही कहा कि जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए चैप्टर्स, उसी सीक्वेंस में आपको प्रिपरेशन भी करना है और रिविजन भी करना है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ना है। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही नन्ना मुन्ना चैप्टर, मैं कहूंगा कि 2 दिन में निपट जाएगा अगर आप अच्छे खासे से पढ़ रहे हो। फिर आपको स्टार्ट करना है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, ये भी बहुत नन्ना मुन्ना चैप्टर है। फिर आपको स्टार्ट करना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनीज। याद रखना जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनीज, इसमें मॉड्यूल में कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है, तो मॉड्यूल की एडजस्टमेंट को एज ए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क करना। बिकॉज मैंने देखा है कि पिछले अटेम्प्ट में बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है जो कि मॉडल से आती है, और वही एडजस्टमेंट को लेके आपका ICAI एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में आपको अच्छे खासे से एडजस्टमेंट को एज ए इंपॉर्टेंट मार्क करना है। फिर आपको स्टार्ट करना है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनीज, बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छा खासा चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में भी। फिर आपको स्टार्ट करना है बैंकिंग कंपनीज और फिर स्टार्ट करना है NBFC कंपनी। मैं बताना चाहूंगा बैंकिंग कंपनी एंड NBFC कंपनी ये दोनों ही अकेले चैप्टर आपके एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, सॉरी 20 से 25 मार्क की वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से करते हो, और मजे की बात ये है कि मैंने पहले ही कहा कि जो आपकी NBFC कंपनी होती है वो कुछ हद तक बैंकिंग कंपनी से रिलेटेबल होती है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी जब पढ़ने जाओगे तो आपको सेम ही दिखेगा। ओके, फिर आपको स्टार्ट करना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। फिर स्टार्ट करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स, दैट इज डिसोल्यूशन पढ़ना है, और एक यूनिट है उसमें दैट इज कन्वर्जन वाला, जो कि मैंने अपने एग्जाम में नहीं पढ़ा था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था इतना पढ़ने के लिए। फिर मैंने स्टार्ट किया था फिर मैंने आपको पढ़ना है एमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। एमलगमेशन मैंने अपने एग्जाम के लिए छोड़ दिया था, तो ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ये कंप्लीट करने के बाद आप शिफ्ट करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ओके, अगर आपने ये कर लिया तो आपके 80 मार्क्स आराम से फेच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपको पढ़ना है AS4, फिर आपको पढ़ना है AS7। ओके, फिर पढ़ना है AS9। एमलगमेशन अकाउंटिंग या तो आप चैप्टर में पढ़ लोगे या तो आप यहाँ पे पढ़ लोगे, तो सेम चीजें होने वाली है, तो AS14 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। फिर AS17 पढ़ोगे सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर पढ़ना है AS18 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। फिर आपको पढ़ना है AS20 अर्निंग पर शेयर, बहुत सिंपल है। फिर आपको पढ़ना है AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम्स। फिर आपको पढ़ना है AS26 इंटेंजिबल असेट्स। और फिर आपको पढ़ना है AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये जो मैंने AS के बताया है ये आपके AS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस पर्टिकुलर AS में से एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले ही कहा 20 नंबर के लिए आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आने वाला है, यानी कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 मार्क के लिए आने वाला है, और आपके एग्जाम में 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। तो यही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन करने हैं, और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच जाते हैं तो उसकी आपको प्रिपरेशन करना है। रिवीजन भी आपको इसी प्रकार से करना है, और रिवीजन करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे।
मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, उसको खत्म करना है। उसके बाद में आपको आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ऑफ एटलीस्ट पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए। ये करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन भी खत्म हो जाएगी और रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। ओवरऑल आपका एडवांस अकाउंटिंग का पूरा विषय ही खत्म हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांस अकाउंटिंग प्रिपरेशन। जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी वाइल प्रिपरेशन और जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज की थी वाइल रिवीजन, तो सारी चीजें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। सो आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना। चलिए मिलते हैं हमारे आने वाले वीडियोज में।